Hello everyone. So this is Shubhi Gupta and we are here for our lecture number 3. तो हमारा यूनिट 1 लेक्चर नंबर 3 का आज का टॉपिक है लॉ मेकिंग एंड लॉ इंटरप्रेटिंग प्रोसेस इन एंशिएंट इंडिया. अब इसमें इसे बात करने से पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या प्रोबेबल क्वेश्चंस देखते हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐसा कुछ आए नहीं हैं. सो प्रोबेबिलिटी क्या है क्वेश्चंस की. सी दिस इज़ नॉट सच अ बिग टॉपिक एंड जैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था आपको कि ये एक समराइज्ड फॉर्म होगा ये बताने के लिए कि आपके मेकर्स कौन थे और इंटरप्रेटर्स कौन थे आपके एंशिएंट इंडिया में फॉर लॉ. सो इसके लिए शॉर्ट नोट आ सकता है यस कि शॉर्ट नोट में डायरेक्टली आपसे टॉपिक भी पूछ लें कि लॉ मेकिंग एंड लॉ इंटरप्रेटिंग प्रोसेस इन एंशिएंट इंडिया, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चंस देकर वन ऑफ द क्वेश्चंस ये भी पूछ सकते हैं इन द चेंज लैंग्वेज दैट इन द एब्सेंस ऑफ एनी लेजिस्लेटिव बॉडी और एनी कोर्ट लाइक दैट ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड हाउ डू यू थिंक लॉज वर मेड एंड इंटरप्रेटेड इन एंशिएंट इंडिया. क्वेश्चन का वे चेंज है बट पूछा आपसे वही चीज़ जा रही है कि कौन थे लॉ मेकर्स एंड इंटरप्रेटर्स और हाउ वर लॉज वर मेड एंड इंटरप्रेटेड इन एंशिएंट इंडिया. मूविंग टूवर्ड्स द टॉपिक लेट अस डिस्कस. सी कोई आंसर लिखने से क्या इंट्रोडक्शन होना चाहिए एक अच्छा. सो आप इंट्रोडक्शन में ये बता सकते हैं कि येस एंशिएंट इंडिया में बहुत सारे लिटरेचर्स पे ट्रिमेंडस डेवलपमेंट हुआ. कौन कौन सी चीज़ों पे. मेडिसिन में, एस्ट्रोनॉमी में, मैथमेटिक्स, फिलोसफी, लिटरेचर, ग्रामर एक्सेट्रा. अलॉन्ग विद दैट लॉ के पर्सपेक्टिव में भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ था. ठीक है. उस टाइम पीरियड में जितनी भी लीगल ट्रिटाइजेस लिखी गई हैं सब सब संस्कृत में लिखी गई हैं. सो सब संस्कृत में लिखी गई हैं बट उस टाइम से अभी तक की प्रेजेंट आते आते हमारे पास बहुत कुछ होता लेकिन टाइम की वजह से, इतना लैग की वजह से हमारे पास सब कुछ तो नहीं आ पाया उस टाइम पीरियड का. बट जो कुछ भी आया वो हमारे लिए इतना इनफ है कि हम बता सकें कि किस तरीके के लॉज होते थे उस टाइम पे, किस तरीके से उनका इंटरप्रिटेशन होता था और क्या चीज़ें और होती थी एज अ टाइम मूव्ड ऑन. ओके. सो फर्स्ट थिंग हमें याद रखनी है कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा है सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ. सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ क्या है. दो हैं बेसिकली. एक है उससे डिराइव होता है दूसरा. सो पहला है या अल्टीमेट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ है जहाँ से ओरिजिन हुआ है दैट इज़ श्रुति लिटरेचर जिनको हम वेदास कहते हैं. अब वेदास कोई लीगल ट्रिटाइज एग्जैक्टली तो है नहीं बट हाँ लॉ के पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा पीछे रह जाता है वेदास. लेकिन वेदास की सोसाइटी मतलब उस टाइम पे वैदिक सोसाइटी कैसी रही होगी ये हमें बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाता है वेदास से. दैट इज़ वाई वेदास आर दी अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ. अब जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ी तो स्मृति लिटरेचर पे हम लोग आते हैं. स्मृति लिटरेचर में क्या हुआ. स्मृति लिटरेचर ऑब्वियसली वो भी कोई लॉ मेकिंग बॉडी ने नहीं बनाई थी बट येस स्मृतिज उन लोगों ने लिखी हैं जो लॉ में कॉम्पिटेंट हो चुके थे, जो लॉ के बारे में ही सोचते थे, उनके बारे में ही एनालिसिस करते थे एंड देयरफॉर वो थे स्मृतिकार जिन्होंने लॉ को इंटरप्रेट किया है फ्रॉम दी वेदास इटसेल्फ. प्लस दे हैव मेड इम्पॉर्टेंट रेंडिशंस इन सोसाइटी. जो भी सोसाइटी के चेंजेस थे उसके अकॉर्डिंगली इंटरप्रिटेशन किया है जैसे कि हम लोग अभी तक की बात कर रहे हैं. मूविंग टुवर्ड्स विद दैट अब ये चीज़ें प्रोसेस हुआ कैसे. सी सोसाइटी ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स होती है. पहले सिंपल सोसाइटी हुआ करती थी. स्लोली एंड ग्रेजुअली सोसाइटी कॉम्प्लेक्स बनती चली गई, रिजिड होती चली गई. सो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो वैदिक रेगुलेशंस थे जो अर्ली टाइम से फॉलो अप होते थे उनसे रेगुलेट करना सोसाइटी को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था. मतलब करंट प्रैक्टिसेस और पुरानी प्रैक्टिसेस मिक्स हो रही थी. सो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी. इसीलिए ऐसी जगहों पे जहाँ पे वेदास में आंसर नहीं मिल रहा था उस जगह पे जो स्मृतिज लिखी गई थी उनके टेक्स्ट बहुत काम के आ रहे थे. अब जब स्मृतिज के टेक्स्ट काम पे आ रहे थे तो ऑब्वियसली मतलब हमें स्मृतिज में उस टाइम की प्रिवेलिंग सोसाइटी के बहुत सारे मतलब एस्पेक्ट्स मिल जाएंगे कि उनकी लाइफ कैसे गवर्न होती थी, कौन से वो लॉज थे, उनकी स्पिरिचुअल लाइफ कैसी थी, उनकी सेकुलर लाइफ कैसी थी, उनके रिलीजियस मतलब बाकी लोगों के साथ रिलेशंस कैसे थे. तो ये सारी चीज़ें हमें स्मृतिज और स्मृतिकार्स की स्मृतिज में मिल जाएंगी. ये टाइम ऐसा था कि जब पहली बार हिस्ट्री ऑफ इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस में हमें देखने को मिलता है
कि देयर इज़ अ ट्रांजिशन फ्रॉम डिवाइन ऑथरशिप ऑफ लॉ टू ह्यूमन ऑथरशिप ऑफ लॉ। पहले डिवाइन ओरिजिन का मान रहे थे ना कि लॉ आता है वेदास से, जिसको हम ओरिजिन क्या डिवाइन रेवलेशंस कहते हैं, सो वो डिवाइन ऑथरशिप का था। अब ह्यूमन ऑथरशिप आ रही है, मतलब लोग हैं, स्मृतिकार हैं जो इंटरप्रेट कर रहे हैं। सो फर्स्ट टाइम देयर इज़ ए ट्रांजिशन, ठीक है। देन अगर हम अभी तक की इतनी सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं तो हमें ये समझ में आ रहा है कि जितने भी सोसाइटी में उस टाइम पे कस्टम रहे होंगे दैट वर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लॉ। सो उस टाइम पीरियड में जितने भी लॉज हम पढ़ते हैं दैट आर बेसिकली कस्टमरी लॉ, कोई स्टैट्यूटरी लॉ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस टाइम पे कोई भी लेजिस्लेटिव बॉडी इस्टेब्लिश नहीं हुई थी तो लेट अस सी, वैसे नहीं हुई थी उस टाइम पीरियड पे, इसीलिए उस टाइम पीरियड तक के हमें जो भी लॉ मिलते हैं वो कस्टमरी लॉज होते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर। बट कस्टमरी लॉज का एक प्रॉब्लम होता है। क्या होता है पता है? कस्टम बहुत वेग होते हैं कभी कभार, मतलब पता नहीं होता है कि एक्चुअल रीज़न क्या है उनके पीछे, लेकिन लोग फॉलो करते रहते हैं। सो कस्टम बहुत वेग होते हैं, अनसर्टेन होते हैं, इसीलिए, और डिटेल नहीं बताते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इसीलिए कस्टमरी लॉ को फॉलो करना थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है और प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। सो एज अ टाइम पास्ड ऑन वी सी देयर इज़ अ पर्सन नेम्ड कौटिल्य हु वॉज द फर्स्ट थिंकर टू कंसीव ऑफ सच एन आइडिया एज सच स्टैट्यूटरी लॉ। कौटिल्य के अकॉर्डिंगली, मतलब कौटिल्य वो पहले पर्सन थे जिन्होंने स्टैट्यूटरी लॉ का थॉट भी कंसीव किया कि यस कोई ऐसी बॉडी हो सकती है जो लॉ बनाए। अकॉर्डिंग टू हिम दैट बॉडी वॉज किंग इटसेल्फ, कि जो किंग लॉ बनाते हैं धर्म के अकॉर्डिंगली बनाएंगे ऑब्वियसली, लेकिन जो किंग है वो लॉ बना सकता है। तो यहाँ पे ग्रेजुअल ट्रांजिशन हो रहा था फ्रॉम ह्यूमन ऑथरशिप टू किंग, मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन को अथॉरिटी दी जा रही थी, ठीक है। देन उनका मानना है कि जो भी किंग लॉ बनाए वो धर्म के अकॉर्डिंगली ही होना चाहिए। तो ठीक है, ऑल्दो ही इज सेइंग कि धर्म के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बट वो ये तो बोल रहे हैं ना कि एक पर्टिकुलर पर्सन को लॉ बनाना चाहिए और उसी का लॉ फॉलो होना चाहिए पूरे एम्पायर में। सो स्लोली ग्रेजुअली धीमे धीमे किंग की पावर बढ़ रही थी। ये चीज़ हमें और ज़्यादा प्रोमिनेंट वे में दिखती है अशोका के एडिक्ट्स से। अशोका के एडिक्ट्स में जैसे कि हम जानते हैं कि उन्होंने अपने एम्पायर भर में भी, मतलब ऑब्वियसली 13 मेजर एडिक्ट्स हैं और बहुत सारे माइनर एडिक्ट्स हैं, तो उन्होंने ये एडिक्ट्स अपनी पूरी एम्पायर में लगवाए थे अलग अलग जगह पे, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते थे, लोगों की लाइफ कैसे कंडक्ट होनी चाहिए वो बताते थे। सो हम ये देखते हैं कि अशोका के टाइम पे या अशोका के एडिक्ट से हमें ये एक आइडिया मिलता है कि स्टेट अब धीमे धीमे तैयार हो रहा था ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कि येस आई एम देयर टू रूल यू, मीन्स आई एम देयर टू टेक ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू कि आपको क्या लॉज फॉलो करने हैं जिससे आपकी लाइफ ईजी हो जाए, जिससे आपका कंडक्ट अच्छा रहे, कौन सी चीज़ें आपको करनी है कौन सी नहीं करनी है। सो ये सारी चीज़ें हमें अशोका के टाइम पीरियड से देखने को मिलती हैं। सो अशोका ऑलरेडी डिड दीज थिंग्स। सो अशोका के टाइम पे वो पहला इंस्टेंस आता है जब स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हो जाता है कि येस वी आर रेडी टू फॉर्म लॉ फॉर द होल ऑफ द एम्पायर। Kautilya was the first person, but Ashoka, during the Ashoka's reign, it was the first instance जब state responsibility लेने को तैयार हो गया था। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है वन लाइनर्स के लिए, आप याद रखना, ठीक। देन मूविंग अहेड विद दैट कि जब उस टाइम पे कॉरपोरेशंस भी स्टैब्लिश होने लगे थे, मतलब ग्रुप्स होने लगे थे। सो जो सोशल ग्रुप्स फॉर्म होते थे फॉर सोशल और इकोनॉमिक पर्पजेस, उनके नियम अलग थे थोड़े से, क्योंकि उनको उस टाइम पे क्या बोलते थे, श्रेणी, निगम, गण, तो इनका लॉ अलग चलता था। इनका चलता था श्रेणी धर्म। अब श्रेणी धर्म का धर्म कौन डिसाइड करता था? इसके लिए एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होती थी जो लॉज बनाती थी, एंड इन लॉज को सारे मेंबर्स को मानना ही पड़ता था, मतलब जो भी उस श्रेणी में होगा उसको मानना पड़ेगा कि यस ये लॉ है, हमें मानना है अगर वी आर पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। देन इसीलिए हम अब ओवरऑल ये कह सकते हैं, एंड यस जो भी अगर कभी किंग के पास कोई डिस्प्यूट आया रिलेटेड टू दैट श्रेणी,
रिलेटेड टू दैट गण, रिलेटेड टू दैट निगम, तो किंग भी अपने डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते हुए मतलब उस श्रेणी धर्म को ध्यान रखते हुए अपने जजमेंट देगा, अलग नहीं दे सकता, बिकॉज उनके लॉज अलग हैं। सो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है वो अभी तक की बेसिकली 3 फेजेस में पास ऑन हुआ, दैट इज डिवाइन ऑथरशिप टू ह्यूमन ऑथरशिप एंड फाइनली टू दी किंग, जो फाउंटेन हेड ऑफ जस्टिस स्लोली एंड ग्रेजुअली बन गया था कि कोई भी प्रॉब्लम आए अल्टीमेट अथॉरिटी इज विद किंग। ठीक है, देन मूविंग अहेड विद द टाइम, लोगों को मॉरल और पॉजिटिव लॉ के बीच का धीमे धीमे डिफरेंस समझ में आने लगा। वाटर टाइट सेपरेशन नहीं था, बट समझ में आने लगा कि यस, ये 2 चीज़ें अलग होती हैं। अब मेकिंग की तो बात हो गई, 3 फेजेस में हो गया। इंटरप्रिटेशन के लिए क्या था? इंटरप्रिटेशन कौन करते थे? ऑब्वियसली वैदिक पीरियड की बात करें तो ग्रेटर पार्ट ऑफ वैदिक पीरियड में हम देखते हैं कि जो सेजेस या जो सीड्स थे वो इंटरप्रेट करते थे लॉ को। अब वही क्यों करते थे? क्योंकि उनको ऐसा माना जाता था कि वो दे आर दी सीड्स ऑफ ट्रुथ, वही हैं जो एक सच बता सकते हैं, जो सच समझ सकते हैं। इनफैक्ट जो ऋषिज या जो भी जिन्होंने उपनिषद लिखी हुई हैं उनको देखा ही जाता था कि वही सच्चे हैं। बौद्धयान ने अपनी स्मृति में लिखा हुआ है, उन्होंने सिस्ता की डिफिनीशन दी हुई है। सिस्ता मीन्स संत या साधु कह सकते हैं। उन्होंने बोला है कि अगर कोई सेज है जो इंटरप्रेट कर सकता है, वो कैसा होगा? वो सारे वाइसेस से दूर होगा, मतलब वो एनवी नहीं करेगा, उसको वो एंगर से दूर होगा, वो एरोगेंस से दूर होगा, उसमें कोई भी टाइप की ग्रीड नहीं होगी। सो जितनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं अगर सेज के पास हैं, देन उससे अच्छा इंटरप्रिटेशन कोई कर ही नहीं सकता है। इसीलिए वो सच्चा होगा और उसके मुख से जो कुछ भी निकलेगा वो सीधे भगवान के कमांडमेंट्स ही हो सकते हैं। इसीलिए सीड्स या सेजेस को इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता था, क्योंकि उनका कैरेक्टर अनइम्पेकेबल होगा, ऑनेस्ट होंगे वो, एंड सेक्रेड टेक्स्ट में तो बिल्कुल वेल वर्स्ड होंगे, उनको रटे हुए होंगे, कुछ भी पूछो वो तुरंत बता देंगे। ठीक है, लेटर ऑन हमें जो वैदिक सभा हम बात करते हैं तो वैदिक सभा में भी ऐसे लोग ही शामिल थे जो बहुत अच्छी तरीके से वेदास में वेल वर्स्ड हों। ओके, देन मूविंग अहेड विद टाइम्स, धर्मशास्त्र में भी लॉ एंड ट्रेडिशन के बारे में धीमे धीमे अवेयरनेस देखने को मिलती है। जैसे कि हम याज्ञवल्क्य स्मृति की बात कर सकते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति में भी बहुत अच्छी तरीके से स्लोली एंड ग्रेजुअली चेंज का पता होने लगता है कि ये सोसाइटी चेंज हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है। अब धर्मशास्त्र में 2 चीज़ों की बात है मेनली। एक तो दिया है कमीशन आता है। कमीशन मतलब क्या होगा, किस चीज़ का कमीशन है? ब्राह्मण्स का कमीशन होता होगा, ब्राह्मण्स का कमीशन होता होगा, जो किस लिए है? टू डिटरमाइन द नीड्स ऑफ द पीपल, लोगों की ज़रूरत बताएगा एंड किंग को असिस्ट करेगा कि किंग को क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस हिसाब से करना है। सो देयर इज़ अ बॉडी विच इज़ बैकिंग द किंग इन द एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस। ठीक है, देन हम आगे बात करेंगे कि धर्मशास्त्र में हमें परिषद का भी मिलता है एक रेफरेंस। परिषद क्या होंगे? परिषद ऑब्वियसली काउंसिल होती है। अब ये परिषद के बारे में दिया हुआ है कि या तो इसमें 3 मेंबर होंगे या 5 मेंबर होंगे या 10 मेंबर होंगे, ऐसे करके परिषद बनेगा। अब इन परिषद का काम क्या होगा? परिषद में होंगे वो लोग जिनको वेदास पूरे अच्छे तरीके से आते होंगे, जिनको पता होगा कि वेदास में क्या है क्या नहीं है, उसमें इंटरप्रेट करने के लिए बेसिकली उसमें जजेस होंगे, उसमें सभ्यास होंगे, मतलब जो एसेस करते होंगे लॉ को, प्लस वो सारे ही लोग होंगे जो वेल वर्स्ड हो एंड क्वालिफाइड हो, कॉम्पिटेंट हो लॉ में। एंड देन वो सब लोग मिल के किंग को असिस्ट करेंगे, बताएंगे कि कैसे डिस्प्यूट को सॉल्व करना है। ठीक, लेटर ऑन बाद के पीरियड में हमें ये भी मिलता है रेफरेंस कि प्लीडर्स भी कोर्ट में ऐड होने लगे थे, जो कि अपना केस सामने रख सकते थे। सो ऑल दीज आर द रेफरेंसेस फॉर योर लॉ मेकिंग एंड लॉ इंटरप्रेटिंग प्रोसेस इन एंशिएंट इंडिया। अब आंसर को कंक्लूड कैसे करना है? आंसर को कंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही कंक्लूजन इंपॉर्टेंट होता है। सो कंक्लूजन पार्ट में आप ये ज़रूर लिख सकते हैं, एज आई हैव गिवन यू,
कि यहाँ पे एक एक्सेप्ट है फ्रॉम द स्पीच ऑफ जस्टिस मार्केंडर कच्चू, हु इज़ एन इंडियन जूरिस्ट एंड फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. तो ही वेंट टू दैट इज़ BHU गए थे 2010 में. वहाँ पे कॉन्वोकेशन था, तो वहाँ पे ही टोल्ड अबाउट और ही गेव अ स्पीच अबाउट इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस, एंशिएंट इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस. तो ये कुछ उनकी लाइंस हैं दैट हिंदू लॉ वॉज नॉट स्टैगनेंट, कभी स्टैगनेंट नहीं रहा है, बट इट हैड अंडरगॉन कंटिन्यूस चेंज बिकॉज सोसाइटी डेवलप हो रही थी एंड चेंजेस होते जा रहे थे. उन्होंने भी यही बताया है कि ज्यूरिस्ट जो स्मृतिकार्स थे उनके पास सुप्रीम अथॉरिटी नहीं थी लेजिस्लेचर के पास जैसे होती है, बट वो इतने कॉम्पिटेंट थे कि वो लॉज को इंटरप्रेट कर पा रहे थे, वो उस तरीके से बता पा रहे थे जैसे कि सोसाइटी मूव ऑन हो रही है. फिर जो कमियाँ स्मृतिज में थी वो बाद में डाइजेस्ट, कॉमेंट्रीज, निबंध, टीका जिन्हें कहते हैं, उन सब में हमें कंप्लीट करने को मिल जाती हैं. मतलब स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे टेक्स्ट लिखे गए हैं सोसाइटी की प्रोग्रेस हमें उससे देखने को मिल जाती है. मोर ओवर ही हैड ऑल्सो सेड दैट सोसाइटी, मतलब ये जो चेंजेस हो रहे थे लॉ में वो इसलिए भी थे क्योंकि कस्टमरी लॉ थे ना, एंड कस्टम एक जैसे तो रहते नहीं हैं, सोसाइटी के साथ चेंज होते हैं, इसीलिए सोसाइटी चेंज हो रही थी, इसीलिए लॉ भी चेंज होते जा रहे थे. दैट इज़ हाउ हिंदू लॉ इज़ डायनामिक. जो एंशिएंट लॉ है हमारा वो इसीलिए डायनामिक है बिकॉज जो कस्टम है, सोसाइटी है, वो कंटिन्यूस इवॉल्व होती है, डेवलप होती है एंड प्रोग्रेस होती है. एंडिंग दिस विद द लास्ट लाइन ऑफ सेवेग्नी. Savigny is considered as the father of father of School of Historical Jurisprudence. इनका कहना है कि law was found, it was not made. मतलब ancient period में जो भी law मिले हैं that was not made through consciously thinking but were found. Gradual distillation हो गया है लोगों की thinking का, लोगों के processes का, society का. So ending with all, law was found and was not made. I hope these things are clear to all of you. And ये हमारा टॉपिक अभी तक यहीं ख़त्म हो गया है. So let us see कि क्या हम कोई और टॉपिक आज स्टार्ट कर सकते हैं. आज के अकॉर्डिंगली तो फ़िलहाल यही था कि लॉ मेकिंग, लॉ इंटरप्रेटिंग प्रोसेस ही होना चाहिए. अगर आप लोग बोलें तो ऑब्वियसली एक बार शॉर्ट में जल्दी से रिवाइज़ करके देख सकते हैं, अदरवाइज़ दूसरा टॉपिक स्टार्ट करना और वो बहुत ही टीडियस काम हो जाएगा. ठीक है, तो जल्दी से इसको एक बार हम लोग फिर से रिवाइज़ करते हैं कि हम लोग कैसे लिखेंगे अपना आंसर जब भी कभी आएगा. सो सी, यू हैव टू राइट अ गुड इंट्रोडक्शन एंड यू हैव टू राइट अ गुड कंक्लूजन. तो इंट्रोडक्शन में हम कैसे स्टार्ट करेंगे कि जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं वो कई फील्ड्स में हुए थे, सो एंड सो यू थिंक ना, राइट. देन हिंदू लॉ के क्या सोर्सेज हैं, वेदास हैं, उनकी कमी किसने पूरी की, स्मृतिज ने की. देन आगे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सोसाइटी डेवलप हो रही थी, चेंजेस हो रहे थे, इसीलिए लॉ भी चेंज हो रहे थे. फिर हमने बताया था कि जितने भी लॉज होते हैं वो कस्टमरी लॉज होते हैं. उस टाइम पीरियड पे स्टैट्यूटरी लॉज नहीं थे, कस्टम्स का कुछ प्रॉब्लम था. क्या प्रॉब्लम था, पता है ना क्या प्रॉब्लम होता है कस्टम का. ठीक है, फिर कौटिल्य आए, वो पर्सन जिन्होंने पहली बार कंसीव किया ये आइडिया कि येस समथिंग कैन बी डेल्ट एज एन स्टैट्यूटरी लॉ. तो उसके अकॉर्डिंगली उनकी क्या थिंकिंग थी वो याद रखो. फिर क्या बात आएगी कि अशोका के एडिक्ट्स से हमें ये पता चल जाता है कि स्टेट तैयार था रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए. इनफैक्ट स्टेट ये भी तैयार था कि वो मॉरल और रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेगा लोगों की, रिमेंबर. देन उसके बाद क्या आएगा, तो बस फाइनली हमारे पास 3 फेजेस हो गए ना लॉ मेकिंग के. कौन कौन से, एक तो हो गया डिवाइन ऑथरशिप से आए ह्यूमन ऑथरशिप पे, ह्यूमन ऑथरशिप पे आए किंग पे, जो कि फाउंटेन हेड ऑफ जस्टिस बन जाता है. लॉ मेकिंग की ये सारी चीज़ें हो गई. लॉ इंटरप्रेटिंग के लिए हम लोग ने क्या बात की थी, लॉ इंटरप्रेटिंग के लिए बात की थी कि कौन लोग होते थे, वो सेजेस और सीड्स होते थे जिनको ट्रुथ, सीड्स ऑफ ट्रुथ माना जाता था कि सच्चाई से वही बोलते हैं, वो कॉम्पिटेंट पर्सन हैं जो लॉ को बता सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं. प्लस बौद्धायन का आप रेफरेंस दे सकते हैं, याज्ञवल्क्य स्मृति का रेफरेंस दे सकते हैं. बौद्धायन का रेफरेंस क्या देंगे कि यस उन्होंने शिष्टा की डेफिनेशन डिफाइन की हुई है कि शिष्टा वो पर्सन होगा जो बुराइयों से दूर होगा, जिसका कैरेक्टर अनइम्पेकेबल होगा, ऑनेस्ट होगा, एंड इसीलिए वो कॉम्पिटेंट होगा लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए, सच्चाई बोलने के लिए.
मोर ओवर हम वैदिक सभास की भी बात कर रहे थे कि ऐसे ही लोग वैदिक सभा में ही इंक्लूड होंगे। फिर हम बात कर रहे थे धर्मशास्त्र की कि स्लोली एंड ग्रेजुअली धर्मशास्त्र में भी ये चीज़ें शो होने लगी थी कि यस, लोगों को ट्रांजिशन पता चल रहा है एंड सोसाइटी चेंज हो रही है, डेवलप हो रही है। उसी के अकॉर्डिंगली बताया गया था कि कमीशंस और परिषद का रेफरेंस मिलता है। अब कमीशंस क्या थे? ब्राह्मण्स का ग्रुप था जो वेल वर्स्ड इन लॉ थे, ठीक। देन परिषद क्या थे? 3, 5, 10 मेंबर्स का ग्रुप था जो अगेन उनके फीचर्स एंड वो किंग को असिस्ट करते थे, ये सारी चीज़ें। एंड देन एट लास्ट वी हैव टू गिव अ गुड कंक्लूजन जिसमें आप बता सकते हैं कि हिंदू लॉ डायनामिक रहा है, इट इज़ नॉट स्टैगनेंट। क्यों स्टैगनेंट नहीं था? क्योंकि सोसाइटी डेवलप हो रही थी, चेंज हो रही थी। एंड आगे सबसे लास्ट में हम क्या बात कर सकते हैं? यस, कोटिंग द फादर ऑफ स्कूल ऑफ हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, दैट इज सैविग्ने, दैट लॉ वाज फाउंड नॉट मेड। आई होप आज का लेक्चर क्लियर हुआ आपको। थैंक यू ऑल, बी हेल्दी, कीप योर सेल्फ सेफ, take care of your health, okay, and be at home.